निठारी कांड D5 कोठी नंबर D5 डरा देता था। बच्चे लापता हो रहे थे, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा रही थी, सीरियस नहीं लिया जा रहा था। फिर अचानक कुत्ते जाते हैं, बोटियां निकलती हैं, ये सब होता है। पर आपने लिख दिया था कि ये दोनों बरी हो जाएंगे। हाँ जी, उसका श्रेय जाता है एक जर्नलिस्ट को जिनका नाम है अर्पित पराशर। अर्पित ने बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन किया था उस टाइम पे, और मुझे लगा कि इतने सारे लूप होल्स जो है वो हमारे आंखों के सामने हैं, और ये केस कैसे लड़ा जा रहा है कोर्ट पे। निठारी कांड डिस्कवर होने से 2 साल पहले बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे वहां पे जी, और गेंद चला जाता है D5 के इनक्लोजर के अंदर। बच्चा जाता है कूद के बॉल निकालने के लिए, वो देखता है एक प्लास्टिक बैग के अंदर एक कटा हुआ हाथ। जब मैं कहानी शुरू किया लिखना, तब मैं एकदम श्योर था कि पांडेर और कोहली गिल्टी है। लेकिन जब मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया, और स्पेशली अर्पित का काम जब देखा मैंने, देन आई रियलाइज्ड कि ये तो कुछ और ही है। ये नरबली है, ये सीरियल किलर है, ये रेपिस्ट है, पीडोफाइल है। लेकिन मेरा इन्वेस्टिगेशन और मेरा रिसर्च जो है वो कुछ और ही कह रहा था, है ना। इट वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं हिल गया था। मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकता, वो देश का कानून है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिसर्च भी कुछ और कह रहा था। तो ये किताब जब पब्लिश हुआ 2019 में, तब लोगों ने वो निठारी वाली चैप्टर पढ़ी और हंसे मेरे ऊपर। कह रहा हूं कि भाई ये दोनों को फंसाया जा रहा है, या इन्वेस्टिगेशन में एकदम तहस नहस है, या जो D5 वाले को उठाया वो किसी और को उठाना था। इनफैक्ट 2 साल पहले निठारी के वो उस बंदे को उठाया भी गया था ऑर्गन ट्रैफिकिंग के मामले में, पर उनको छोड़ दिया गया लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में। सुरेंद्र कोहली के साथ इंटरव्यू होता रहा, कुछ नहीं निकला। एक दिन अचानक, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट पेपर्स, एक दिन अचानक भाई साहब उठ के कहते हैं कि भैया वो फ्लावर पॉट के पास एक चाकू मिलेगा आपको, या वो वाटर टैंक के पास एक चाकू मिलेगा आपको, वही चाकू हम इस्तेमाल। कहां से भाई? पांडेर को जब अरेस्ट किया जाता है, पहला दिन ही उसको एक ब्लैंक शीट पे साइन करवाया जाता है। उसका बेटा भी कहता है पापा को कि भैया आप तो फंस गए, अब कुछ भी लिख के आपको वो कर देंगे। वो गांव वाले कहते कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोहली, हमें तो पांडेर चाहिए। तो ये किस्सा जो हो जाता है वो अमीर और गरीब का किस्सा हो जाता है। वहां पे वाटर टैंक है, निठारी बहुत फेमस है, जहां के इर्द गिर्द से वो बच्चे गायब हो रहे थे। वो तो सुरेंद्र कोहली को आने से पहले से ही वो गायब हो रहा था। अब ये दुविधा है कि या तो वो इनोसेंट है और फ्रेम किया जा रहा था, या वो गिल्टी था और इन्वेस्टिगेशन पुख्ता नहीं निकला। द ट्रूथ, जो सच क्या है, वो गया। और सफर कौन किया? गांव वाले, जो पेरेंट्स, जिनके बच्चे गए। किसका गलती है, किसकी वजह हुआ है, वो तो आपके सामने है, बट जो जस्टिस नहीं मिला वो सबसे बुरी बात है। तो एक चीज़ बताइए, लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने इसमें शायद छठा चैप्टर से 100 नंबर पेज से ये शुरू हुआ है, तो आपको इसको इतना नीचे रखने का क्या मतलब था? क्या इससे भी खतरनाक सीरियल किलर्स हैं? सबसे खतरनाक सीरियल किलर इस किताब में लास्ट चैप्टर में है। जो मुझे भी याद है, जब मैं लिख रहा था वो शारीरिक तौर से मैं बीमार हो गया था लिखते हुए, क्योंकि मैं उल्टी करना चालू कर दिया था, क्योंकि इतना खतरनाक था वो स्टोरी। और बेरहमी से 3 औरत ने बच्चों को मार डाला, और वो ये पुणे का केस है। कि ये किताब लिखने में बहुत दिक्कत हुआ, इमोशनली, फिजिकली। मुझे याद है स्पेशली निठारी लिखने के बाद मेरा एकदम, मैं ड्रेन्ड आउट हो गया था। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त द स्वतंत्र की टीम कहाँ पर है। ये सब हम आपको बताएंगे, और यहाँ पर क्यों है इसके पीछे ख़ास मकसद है। जी हाँ, आपने निठारी का नाम सुना होगा, डर गए? जी हाँ, निठारी 2005 में वो केस, वो हादसा जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। फिर उसके बाद मोहिंदर पंडेर पकड़े जाते हैं, सुरेंद्र कोहली पकड़े जाते हैं, और फिर इसी साल, कुछ साल महीने पहले
पंडेर रिहा होते हैं, फिर सुरेंद्र कोहली रिहा हो जाते हैं, बच्चे इतने गायब हुए, उनके स्केलेटन मिले, गोश्त के लोथड़े मिले, पूरा सब कुछ मिला, पूरा देश दहल गया था। लेकिन जो दो लोगों पर आरोप थे वो दोनों बरी हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है जो आप बता रहे हैं। जी हाँ, ये ही नया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक शख्स, वो नाम आप याद रखिएगा, अनिर्बान भट्टाचार्य, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। इनकी एक किताब 2019 में आती है, डेडली डजन, और इसके पेज नंबर 100 से एक कहानी, एक हकीकत की शुरुआत होती है। वही हकीकत जो 2025 में एकदम सत्य साबित होता है कि ये दोनों आरोपी, अब नहीं कह सकते, ये दोनों जिनके नाम इसमें थे वो बरी हो जाएंगे। तो आप लोगों ने हमसे कहा कि अनिर्बान भट्टाचार्य से आपको मिलाएं, जिनको हम लोग प्यार से एबी सर कहते हैं। तो देखिए अब हमारे साथ एबी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल्ली आए और आपने द स्वतंत्र को वक्त दिया। ये तो देना ही था, क्योंकि आप हमारे साथ पहले काम कर चुके हैं सावधान इंडिया में। और जो जानते नहीं, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, हैदर साहब जो है दिल्ली से एक ज़माने में मुंबई गए एडवेंचर पे और हमारे साथ जुड़ गए सावधान इंडिया। अब मैं आपको बता दूं, ये किताब के बारे में तो हम बताएंगे, एबी सर के बारे में बता दें कि आपने एक बहुत प्रसिद्ध सीरीज सावधान इंडिया, जो सबके घरों में पहुंचा होगा, कि अपराध से कैसे सावधान रहें, उसके क्रिएटर यानी कि उसको क्रिएट करने का श्रेय एबी सर को जाता है। तो सर उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जरूर। पहले हम ये 2005 के केस की बात करते हैं। हाँ जी। निठारी कांड, D5, कोठी नंबर D5 डरा देता था। बच्चे लापता हो रहे थे, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा रही थी, सीरियस नहीं लिया जा रहा था। फिर अचानक कुत्ते जाते हैं, बोटियां निकलती हैं, ये सब होता है। पेज नंबर 100 से इसकी कहानी है। पर आपने लिख दिया था कि ये दोनों बरी हो जाएंगे। हाँ जी, ये कैसे? क्योंकि एक उसका श्रेय जाता है एक जर्नलिस्ट को, जिनका नाम है अर्पित पराशर। और अर्पित पराशर इनफैक्ट वो पहला जर्नलिस्ट है। 2013 में उन्होंने एक मैगज़ीन है, ऑनलाइन मैगज़ीन फाउंटेन इंक करके, और उस मैगज़ीन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल है नेलिंग द लाइज ऑफ निठारी। और ये बहुत ही एक लैंडमार्क आर्टिकल है, क्योंकि अर्पित जो है, अभी वो है नहीं हमारे बीच, एक एक्सीडेंट, एक हादसा में वो गुजर गए अनफॉर्चुनेटली, और वो भी काफ़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनका मौत हुआ। अर्पित ने बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन किया था उस टाइम पे, एंड ही वाज वन ऑफ द मेन इन्वेस्टिगेटर्स, जो बहुत सारे ये जो इन्वेस्टिगेशन में गैप था वो निकाला उन्होंने। तो आई फॉलोड हिज वर्क, और उसमें क्या हुआ, देन आई ऑल्सो वेंट ऑन टू स्टडी जो कोर्ट के पेपर्स हैं, और मुझे लगा कि इतने सारे लूप होल्स जो है वो हमारे आंखों के सामने हैं, और ये केस कैसे लड़ा जा रहा है कोर्ट पे, क्योंकि दिस इज़ अ क्लियर इन्वेस्टिगेशन का एक बौछाप। अब हिंदी में बौछाप को क्या कहेंगे आप? मतलब कि एकदम तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। देखिए, मैं बंगाली हूँ, हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना, तो बोलना ज़रूरी चाहिए भी। और जैसे निठारी कांड डिस्कवर होने से 2 साल पहले बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे, और गेंद चला जाता है D5 के वो इनक्लोजर के अंदर। बच्चा जाता है कूद के बॉल निकालने के लिए, वो देखता है एक प्लास्टिक बैग के अंदर एक कटा हुआ हाथ, ह्यूमन हैंड। डर जाता है बच्चा, जाके ताऊ को बोलते हैं। ताऊ जो हैं और कुछ विलेज एल्डर्स जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वो लोग को बताया जाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाके हम बताते हैं। 2 कांस्टेबल आता है D5, देखता है वो कटा हुआ हाथ, देखता है और कहता है, और ये मैं आई एम नॉट मेकिंग इट अप कि मैं एक फिक्शन बना रहा हूँ, कोर्ट पेपर्स के अनुसार, कोट अनकोट, इट इज एन एनिमल कार्कस, एक जानवर का कंकाल, कंकाल भी नहीं, बट वो मीट वगैरह, एक बॉडी पार्ट।
जानवर का बोल। ये है कोर्ट पेपर के पहला है या दूसरे पन्ने पे ये है। तो जब मैं पढ़ा मैं बोला भाई साहब ये हो क्या रहा है। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड। और ये मैं किताब लिख रहा था उस वक्त 2018 में, डेडली डजन सीरियल किलर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो जब मैं कहानी शुरू किया लिखना तब मैं एकदम श्योर था कि पांडेर और कोहली गिल्टी है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते थे हाँ। कि भैया 16 कंकाल मिला है पीछे से, उनके घर के पीछे से। वो कह रहे कि वो खाता था पका के, तो वो ज़रूर सीरियल किलर होगा। लेकिन जब मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया और स्पेशली अर्पित का काम जब देखा मैंने, देन आई रियलाइज्ड कि ये तो कुछ और ही है। और तब मैंने अपना जो स्टांस जो है मैंने पूरा बदल दिया। तो सर आपने इसमें उसको आरोपी लेकर किया है या उसको किस तरह से आपने उसको? देखिए, हाँ, इंडिया में लॉ बहुत क्लियर है, यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी, है ना। और वही हमारा जुडिशियल सिस्टम का बहुत ही बड़प्पन है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फैक्ट ऑफ आवर जुडिशरी कि जब अजमल कसब को भी अरेस्ट किया गया था, जो सब जानते थे कि वो टेररिस्ट है और मुंबई कांड में वन ऑफ द लीडर्स थे, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट उनको लॉयर दिया। बिकॉज अरेस्ट करना एक स्टेज होता है, टू प्रूव इन कोर्ट वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो व्हेन आई अप्रोच्ड, ये जब मैं किताब लिख रहा था, मैंने डिसाइड किया कि इस कहानी का 2 एंगल होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा। एक होगा जो ऑफिशियल नैरेटिव है कि ये नरबली है, ये सीरियल किलर है, ये रेपिस्ट है, पीडोफाइल है और सीरियल किलर्स है, और ये है वो एक पुलिस वाला जो ऑफिशियल नैरेटिव है। लेकिन मेरा इन्वेस्टिगेशन और मेरा रिसर्च जो है वो कुछ और ही कह रहा था, और मैं चाह नहीं रहा था कि वो दुनिया को ना पता चले, है ना। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं हिल गया था पढ़ के। और मैं पब्लिशर से और पेंगुइन से बातचीत की और मैंने बोला कि ये है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई रोट समथिंग सपोर्टिंग देम, इट वुड गो अगेंस्ट कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के, हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट विरोध, और वो कानूनी तौर पे एक क्वेश्चन मार्क था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करना पड़ा स्टोरी को कि मैंने कह दिया कि भाई ये है फैक्ट्स, ये है रिसर्च, अब तय की। मतलब कि लोगों पर छोड़ दिया है, वो छोड़ दी। क्योंकि देखिए, मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकता, वो देश का कानून है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिसर्च भी कुछ और कह रहा था। तो ये हिम्मत वाली बात है कि पेंगुइन के जो एडिटर्स हैं और पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने कहा कि हाँ तुम लिखो, क्योंकि प्रूफ था हमारे पास, रिसर्च था हमारे पास। और उन्होंने कहा कि लिखो, बट ऐसा मत करो कि दे आर इनोसेंट, तुम क्वेश्चन मार्क छोड़ दो। क्योंकि देखिए, एक कॉइन का 2 पहलू होता ही है ना। तो दैट इज हाउ आई अप्रोच्ड। सर, क्योंकि आपसे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं समझा पाएगा, और हमारा खुशनसीबी है कि आप मिल गए। आपने ये फैक्ट पर लिखा, सब कुछ आपने रिसर्च पे लिखा, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग फिक्शन के भी जानकार हैं और आपने इतनी बड़ी सीरीज़ क्रिएट की है। ये जजमेंट से पहले अगर आपको इस पे फिल्म या सीरीज़ बनानी होती तो आप किसको लेके चलते, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलते? और अब जब ये जजमेंट आ गया है तो हु डन इट, ये आप कहाँ से लाते, किसको लाते? तो ये किताब जब पब्लिश हुआ 2019 में, तब लोगों ने वो निठारी वाली चैप्टर पढ़ी और हंसे मेरे ऊपर। हाँ। और बहुत हंसे, बुरा भी लगा। और मैं जब किसी के पास गया लेके किताब, तो उन लोग को हिम्मत नहीं हुआ उनका बनाने में। एक दो वो समझ नहीं पाए कि कैसे ये अप्रोच करे स्क्रीन प्ले के तौर से, स्टोरी नैरेटिव के तौर से। मेरा अप्रोच था, आपने तलवार फिल्म देखी होगी। जी जी। तो तलवार फिल्म में भी वही लास्ट शॉट है, हाँ।
जब वो माँ बाप कैमरा पे फोर्थ वॉल तोड़ के आप ऑडियंस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आप ही डिसाइड करो कि हम गिल्टी है कि नहीं है, राइट? तो वो मेरा अप्रोच होता इस कहानी को लेकर। और उस वक्त तो सब कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। वो अब हम आपको कहेंगे कि नेताजी जो हैं वो जिंदा थे और गुमनामी बाबा नाम लेकर वो आप बहुत सारे लोग हंसेंगे, बिल्कुल, बट वही हकीकत है। बट दैट इज द थिंग। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये दोनों को फंसाया जा रहा है या इन्वेस्टिगेशन में एकदम तहस नहस है, या जो D5 वाले को उठाया वो किसी और को उठाना था। इनफैक्ट 2 साल पहले निठारी के वो उस बंदे को उठाया भी गया था ऑर्गन ट्रैफिकिंग के मामले में, पर उनको छोड़ दिया गया लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में। तो सर आपको ये क्या लगता है कि ये यूपी पुलिस का फेलियर है या सीबीआई भी इस चीज़ को नहीं पकड़ पाई? तो कहाँ पर आपको क्या कमी दिख रही है? देखिए, एक अगेन अरेस्ट करना एक स्टेप है, केस बांधना, वाटर टाइट केस बांधना वो एक और इम्पोर्टेंट सा एक स्टेज होता है। यहाँ पे चुक गए। ओके। पहली बात, जब वो अरेस्ट हुए तब निठारी के जो विलेजर्स हैं, गांव वाले, वो तो क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज ही कर दिया। सब तो घर घुस गए, तहस नहस कर दिया, तोड़ दिए, सब कुछ बिखरा गया। तो इट नो लॉन्गर इज अ सैनिटाइज्ड क्राइम सीन, ठीक है? तो आप वहां से कुछ भी आप अगर आप उठाओगे और कहोगे देखिए, तो इन कोर्ट ऑफ लॉ जो डिफेंस लॉयर है वो कहेंगे भैया वो तो प्लेस किया गया हुआ है। जैसे सुरिंदर कोहली के साथ इंटरव्यू होता रहा, कुछ नहीं निकला। एक दिन अचानक, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट पेपर्स, एक दिन अचानक भाई साहब उठ के कहते हैं कि भैया वो फ्लावर पॉट के पास एक चाकू मिलेगा आपको, या वो वाटर टैंक के पास एक चाकू मिलेगा आपको, वही चाकू हम इस्तेमाल। कहां से भाई? 30 दिन बीत चुका है। अब जब सर्च कर रहे थे क्राइम सीन तब नहीं मिला आपको। ये इतने दिन बाद कैसे थी? तो प्लेसमेंट है। बिल्कुल लॉजिक, आप लॉजिक कहते हैं कि भैया ये तो प्लेसमेंट है। आप केस खत्म करने के लिए, आप केस बंद करने के लिए आप ये सब कह रहे हो, ठीक है? अच्छा, जब सुरिंदर कोहली अचानक उठ के बोलते हैं मुझे वीडियो टेस्टमेंट देना है, 30 40 45 दिन के बाद जब कुछ नहीं निकला, ठीक है, तब बोलते हैं मैं वीडियो स्टेटमेंट। अच्छा, वीडियो स्टेटमेंट में भी आप देखिए वो बोलता क्या है। अभी शायद वो यूट्यूब में नहीं है वो वीडियो, एक जमाने में हुआ करता था। मुझे कहा गया कि ये पायल है, मुझे कहा गया है कि ये वो है, मुझे कहा गया। अच्छा, एम्स में शायद वो जो ऑटोप्सी हुआ था सबका, और उनको बोला गया था कि असेंबल द स्केलेटन्स, कि सबका स्केलेटन आप बनाओ, और सुरिंदर कोहली को ले जाते हैं वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए। वो स्वेटर का एक पीस देख के बोलता है ये पायल है, ये है वो। कैसे आप एक बैग देख के बोल दोगे? आप शादीशुदा हो, बिल्कुल, आपको पता है आपके मिसेस के पास कितने साड़ियां हैं? वो पिंक वाली साड़ी जो है परसों पहनी थी, कहां से खरीद, आपको पता है? नहीं ना। इट इज नॉर्मल एंड यू आर आस्किंग हिम कि भैया, और वो कह दिया, एक्सपर्ट एकदम कह दिया कि ये है वो, ये है वो। हाँ चलो लिख दो। अच्छा, जब कोर्ट में टाइम मिलता है, सुरिंदर कोहली चिल्ला के बोलता है कि उसका जो कन्फेशन है वो अंडर ड्यूरेस, जो एक लीगल टर्म है, अंडर ड्यूरेस लिया गया है, यानी दबाव डाल के उनसे निकाला गया है। एज सून एज यू से इट इज अंडर ड्यूरेस, वो कन्फेशन नल एंड वॉइड है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है? बट उनका जो डेथ सेंटेंसेस होता है वो वही कन्फेशन के ऊपर होता है। तो कैसे? ये तो कह दे कि वही जो लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, तो वो अलग हो गया ना। बिल्कुल। पांडेर को जब अरेस्ट किया जाता है, पहला दिन ही उसको एक ब्लैंक शीट पे साइन करवाया जाता है। उसका बेटा भी कहता है पापा को कि भैया अब तो अब फंस गए, अब कुछ भी लिख के आपको वो कर देंगे। ये है कि हाँ, पांडेर हैड सम बैड क्वालिटीज,
क्वेश्चनेबल क्वालिटीज। अब हम कौन होते हैं, कोई बैड bad बोलते हैं या बोल गुड, ठीक है वो। और वो ही लुक्ड लाइक द टिपिकल विलेन जो। और गांव वाले को भी, जब वो कार्मा किलिंग्स एक नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री आया था, अगर उस पे देखे, वो गांव वाले कहते कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोहली, हमें तो पांडेर चाहिए। तो ये किस्सा जो हो जाता है वो अमीर और गरीब का किस्सा हो जाता है, 80s दीवार हो जाता है कि एक सोशल जस्टिस हमें चाहिए। कोहली तो ठीक है, हमें पंडेर का सर चाहिए। सो ये केस जो इतना पेचीदा है। अच्छा, अगर अब ये तो कह दिया मैंने कि चलो, मैंने ये कह दिया कि इनोसेंट है या जो भी है। जैसे आप पांडेर का भी देखिए, जहाँ पे जब वो डेड बॉडीज मिला था या किलिंग का टाइम, वो तो था ही नहीं इंडिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में था। या पापा के फाइनल राइट्स करने पंजाब गए हुए थे। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। कंकाल जो मिला था, कंकाल ही मिला था, टॉर्सो नहीं था, लिम्स था। अगर तो आप देखिए, देयर आर 16 पॉइंट्स, 16 पॉइंट्स जो है, लूप होल्स जो है वहाँ पे। अच्छा, जो वहाँ पे वाटर टैंक है निठारी, बहुत फेमस है, जहाँ के इर्द गिर्द से वो बच्चे गायब हो रहे थे। वो तो सुरेंद्र कोहली को आने से पहले से ही वो गायब हो रहा था। वो तो उसके पहले से गायब हो रहा था। तो आप क्या, अच्छा सपोज मैं सीरियल किलर हूं, ठीक है, मैं बच्चों को मारता हूं फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अपने ही घर पे मैं दफनाऊंगा? मेरे पास, मैं कंस्ट्रक्शन में हूं, आई हैव एक्सेस टू जेसीबी मशीन, सब कुछ है मेरे पास, मैं तो कहीं और जाके दफनाऊंगा ना, दूर से। जो क्लू है, जो सबूत है, जो एकदम क्रूशियल सबूत, क्या मैं अपने घर पे रखूंगा? नहीं ना। लॉजिक वाली बात है। अगर ये भी, अभी अगर ये सब बोल दिए, अब मैं कॉइन को पलटता हूं, बिल्कुल हाँ, बंगाली हो एडजस्ट करना, हाँ, पलटता हूं, ठीक है। सपोज दे आर गिल्टी, दे आर गिल्टी, सपोज, हाँ वो किए हैं, पता कैसे चलेगा? इन्वेस्टिगेशन ने तो, आप समझ रहे हैं? अब ये दुविधा है कि या तो ये वो इनोसेंट है और फ्रेम किया जा रहा था, या वो गिल्टी था और इन्वेस्टिगेशन पुख्ता नहीं निकला। आप समझ रहे? तो द ट्रूथ, जो सच क्या है, वो गया। और सफर कौन किया? गांव वाले, जो पेरेंट्स, जिनके बच्चे गए, वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि वो इंसाफ नहीं मिला हमें। और ये बच्चे थे, देखिए 10 साल के, 12 साल के, 16 साल के बच्चे थे, है ना। तो दैट इज व्हाट आई फील बैड अबाउट, कि जस्टिस वाज नॉट सर्व्ड। अभी किसका गलती है, किसकी वजह हुआ है, वो तो आपके सामने है, बट जो जस्टिस नहीं मिला वो सबसे बुरी बात है। ये एक ना बहुत दर्द होता है ये, खुदा ना करे किसी को इसका सामना करना पड़े। एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक पेरेंट्स का ना बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक रात को मार के चला जाता है। जानते हैं वो ट्रक वाला, पता ही नहीं चलता कि किसने मारा, क्या मारा। तो उनके मन में ना एक बेचैनी सी, उनकी डेथ हो गई, उनकी मन में बेचैनी रही कि यार कैसे वो मरा, मेरा बच्चा किस तरह से मरा, किसी ने तो किया था, कौन था। तो वो एक सवाल आज भी उन माँ बाप के दिल में होगा कि क्योंकि अभी वो तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जी, अगर इन्होंने नहीं मारा तो किसने मारा? बिल्कुल, वो जवाब तो दो। मतलब कि सर, गरीब को इंसाफ नहीं मिला, इंसान को इंसाफ नहीं मिला। अगर आप, गरीब तो है ही, वो भी है, क्योंकि उस जमाने में जब माँ बाप जाते थे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करने, तो उनको पूछा जाता था कि आपका घर है क्या निठारी में? तो वो बोलते थे नहीं, हम लेबरर हैं।
तो वो बोलते हैं अरे यार छोड़ो, उनका वो नहीं, कंप्लेन नहीं किया जाता है। एक बार हुआ कि एक होम ओनर का ही बच्चा मिसिंग हो जाता है। जब उनको पूछा जाता है कि भाई कि डू यू ओन अ होम इन निठारी, तो बोलते हैं हाँ, तो वो उन्हें प्रेशर डालता है बाकायदा, तो फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। तो गरीब का तो वो है ही, क्योंकि माइग्रेंट लेबरर्स थे ज़्यादातर। और ऐसा भी था कि एक पेरेंट खुद ही अपने बेटी को धंधे पे डाला था, जो बाद में पता चला। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस कहानी। अनफॉर्चुनेटली जो सच है वो किसी को पता नहीं चलेगा। सर इसीलिए मेरा जो पहला सवाल था मैं उस पर वापस आता हूँ, क्योंकि आप फिक्शन भी जानते हैं और आप इस तरह की सीरीज़ और करते रहते हैं। अगर अब इसका फिक्शन बनेगा और आपको कहा जाए कि किसने मारा है उसे प्रूफ के, तो आप कौन सा एलिमेंट, कौन सा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे कि या तो भूत होगा या क्या होगा कि जिसे, क्योंकि आप हॉरर भी लिखते हैं कि कौन मार गया, D5 की क्या कहानी है। तो अभी तो रिसेंटली एक फिल्म भी बना है नेटफ्लिक्स में, तो आई डिडंट क्वाइट लाइक दैट। वो कुछ ज़्यादा ही, वो शायद वो क्योंकि वो ऑफिशियल नैरेटिव ही फॉलो कर रहे थे, तो इसीलिए उसका उनका इंटरप्रिटेशन ऐसा था। वैसे दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा था। दीपक डोबरियाल और विक्रांत मासी दोनों बहुत प्यारा एक्टिंग किया है दोनों। तो अभी बनाना हो तो शायद मैं जो नेबर है, क्योंकि उनका एक मिस्टीरियस प्रेजेंस जो है वो रहता है पूरा कहानी में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नहीं कहता है कि D5 से स्मेल आता है, सिर्फ D6 का जो नौकर है वो कहता है कि हाँ हाँ इधर से तो आता है। तो लगता है कि भाई ये तो स्क्रिप्ट लिखा गया किसी को। और तो वो एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या उनका हाथ था इस केस में। और मैं भी वही छोड़ देता लास्ट में कि ऑडियंस से डिसाइड करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर रेड हेयरिंग आप काफ़ी क्रिएट करते हैं। ओह एब्सोल्युटली, रेड हेयरिंग क्या, वो तो है ही। वो आपका कहानी में इतने सारे लूप होल्स हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता कहानी में। तो सर एक सवाल बड़ा उठेगा, जो बॉलीवुड के राइटर बढ़िया हैं कि ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं? मुझे लगता है यूपी पुलिस के कांस्टेबल जो है या जो भी वो है, वो एक्सीडेंटली ये स्क्रिप्ट लिख दिया है। हाँ। क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा हुआ, केस हुआ, वो हम सब हिल गए थे वो देख के, अखबार में, न्यूज़ में। तो ज़रूर प्रेशर हुआ होगा कि तुम क्लोज करो ये केस। और आप जानते हैं और हम जानते हैं, क्योंकि हम सावधान इंडिया कर चुके हैं, क्राइम पेट्रोल कर चुके हैं, कि पुलिस का जो हकीकत है वो बहुत प्रेशर के अंडर काम करता है। ये तो फैक्ट। वो सुपीरियर से तो है ही, फिर लीडर, पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है, अच्छा कम्युनिटी का भी प्रेशर आता है। तो बहुत प्रेशर के अंडर काम करते हैं वो। और शायद हड़बड़ी में जो है बहुत कुछ मिस हो गया। एक देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन में एक प्रोटोकॉल होता है, जो सीजन्ड आईओ होता है, जो एकदम एक्सपीरियंस्ड आईओ होता है, वो पहले ही टीम के साथ तय कर लेता है कि हम इन्वेस्टिगेशन का ये रूट लेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे लेंगे। अच्छा, ये होता है, ये एक्सपीरियंस आता है जब हम सिमिलर केस के ऊपर पहले काम कर चुके हैं। बिल्कुल, कि उसका भी कुछ मिस्टेक्स हुआ होगा तो हमें एक लर्निंग मिल जाता है, सीख मिल जाता है। ये ऐसा केस था कि कभी हुआ ही नहीं था इस तरह का। बिल्कुल, हाँ। तो वो भी हिल गए कि हड़बड़ी में क्लूज कैसे इकट्ठा करें, केस कैसे वाटर टाइट करें, वो भी नहीं कर पाए। अब ये क्वेश्चन मार्क है, कर नहीं पाए या नहीं करना चाहते थे,
या कोई नहीं करवाना चाहता था? क्योंकि उनके इनसाइड डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारे सस्पेक्ट्स थे जिनको इन्वेस्टिगेशन पे लाया गया था, जैसे तलवार केस में भी हुआ है। तो ये जो सच है भैया। सर एक चीज़ बताइए, लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने इसमें शायद छठा चैप्टर से 100 नंबर पेज से ये शुरू हुआ है, तो आपको इसको इतना नीचे रखने का क्या मतलब था? क्या इससे भी खतरनाक सीरियल किलर्स हैं? नहीं तो इनके ये था कि मैं एक एक करके स्टोरी फाइनलाइज कर रहा था 2018 में जब मैं लिख रहा था, तो तब रिसर्च इनका आता रहा, तो वो डिले होते गए क्योंकि कंप्लीट करना था। अगर आप देखेंगे किताब में अभी एक अडेंडम है जिसको कहते हैं एडिशन है कि कोहली पांडे हैज़ बीन एक्विटेड। अब मुझे और एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा हाँ, कि कोहली जी भी छूट गए। कोहली जी भी छूट गए, तो अपडेट करना पड़ता है। और सबसे खतरनाक सीरियल किलर इस किताब में लास्ट चैप्टर में है, जो मुझे भी याद है जब मैं लिख रहा था, वो शारीरिक तौर से मैं बीमार हो गया था लिखते हुए, क्योंकि मैं उल्टी करना चालू कर दिया था, क्योंकि इतना खतरनाक था वो स्टोरी। और बेरहमी से 3 औरत ने बच्चों को मार डाला, और वो ये पुणे का केस है, महाराष्ट्र का। तो दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस केस। सर एक लोग ये भी जानना चाहेंगे, आपका अच्छा खासा प्रोफेशन चल रहा था, प्रोड्यूसर में आप सब कुछ चल रहे थे, तो ये लिखने का कहाँ से सोचा आपने? क्योंकि ये शायद आपकी पहली किताब थी। हाँ जी। तो ये सोच के ही मतलब किस तरह से आप इस पे राइटिंग पर आए? क्योंकि अब डायरेक्शन में थे आप, एक्टिंग में थे, हर चीज प्रोड्यूस भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहा था, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम जाता है, सब जाता है, और इतना शायद लोग आज का किताब पढ़ने का शौक भी नहीं है, तो इस पे आने का, लिखने का क्या आपके? 2012 में हमने सावधान इंडिया शुरू किया। आप हमारे साथ कब जुड़े, कौन से साल? मैं तो थोड़ा लेट जुड़ा, 14। अब 2014 में आप आए, और हम मेरे प्रोडक्शन हाउस में आप ज्वाइन किए, और हम धूम मचाए। वो मज़ा आया सावधान इंडिया, और वो सब में भी हम लोग आगे रहे थे। करेक्ट। तो उसके बाद, उसके दौरान, तो अगर आपको याद है कि हम पूरे टीम जो है, हम 24/7 हम सिर्फ क्राइम ही पढ़ रहे थे, सोच रहे थे, सब कुछ क्राइम ही क्राइम था। तो मेरा किताब, जो मेरा पहला किताब, देखिए इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, साइंस और मैथ वगैरह से तो दूर ही दूर, ठीक है। तो क्रिएटिव, तो बचपन से एक सपना था कि लेखक बनूं। इनफैक्ट क्लास 6 में मैंने मेरा पहला किताब लिखा था, और वो मैन्युस्क्रिप्ट खो गया, फिर लॉकडाउन के दौरान मिला तो वो पब्लिश भी हो गया। बच्चों का किताब है। तो 2017 में मैंने डिसाइड किया कि भाई लिखना चाहिए अभी। और मेरा पहला किताब एक्चुअली ये नहीं था, ये था द हिल्स आर बर्निंग करके, जो अभी फिंगरप्रिंट के दौरान पब्लिश हुआ है। और वो मेरा मेमोआर है, आत्मकथा है, जो गोरखालैंड के दौरान मैं बोर्डिंग स्कूल में पला बढ़ा, तो उस वक्त का स्टोरी है। लेकिन मेरा लिटरेरी एजेंट जो है, बुक बेकर्स करके, तो उन्होंने कहा, सुहेल माथुर ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा जो अभी रिकग्निशन है वो क्राइम में है, कि सब जानते हैं कि आप सावधान इंडिया करते हैं, क्राइम पेट्रोल करते हैं, फियर फाइल्स आप करते हैं, तो एक जाना पहचाना नाम आप हो चुके हैं। तो आपका पहला किताब जो है क्राइम पे होनी चाहिए, ट्रू क्राइम पे होनी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिशर को बेचना आसान रहेगा, और पब्लिशर भी ले लेंगे, क्योंकि वो उनका सोचना होगा कि हाँ वजन है, ये जो लेखक है वो जानता है कि सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो इसीलिए मैंने डेडली डजन लिखा, और पहला स्टोरी जो लिखा था वो था ऑटो शंकर के ऊपर। तो वो चैप्टर मैंने सबमिट किया पेंगुइन में, जो विथिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर ही वो बुक डील मिल गया। तो उसके बाद फिर मैंने चूज़ किया कि ये 12 कौन होगा, सीरियल किलर्स। और मुझे इस सब्जेक्ट पे लिखना था, क्योंकि अगर हम सीरियल किलर कहते हैं ना, तो लगता है कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में सीरियल किलर्स हैं।
हमारे देश में लास्ट काउंट में 36 सीरियल किलर्स हैं, तो वो हम जानते नहीं, तो उसके बारे में भी लिखना था मुझे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पेंगुइन फॉर सपोर्टिंग दिस फर्स्ट बुक। तो सर लिखते वक्त एक लेखक होता है, क्योंकि मैं भी हाँ, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की वक्त, हाँ, तो मैं उस जमाने में दिन में ऑफिस आता था, हाँ, हम शूटिंग वगैरह बिल्कुल, करते थे, बिल्कुल, हाँ, फिर रात को 11 बजे से सवेरे 4 बजे तक मैं लिखता था हर दिन, और 4 से 8 साढ़े 8 सोता था, फिर वापस ऑफिस, फिर शूटिंग, फिर ये तभी मीटिंग। आप हर वक्त व्हाट्सएप पे जवाब दे देते थे कोई भी कुछ पूछे। अब कंप्लेन मत किया करो। तो तब वो डबल लाइफ चल रहा था मेरा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं खुद के लिए वक्त ना निकाल पाऊं तो होगा नहीं, क्योंकि ये पैशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, लेखक बन के पैसा कमाना बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता था कि हाँ, मैं एक पब्लिश्ड ऑथर बनूं, तो उसके लिए आई हैड टू मेक माई ओन बॉडी सफ़र। सर इसको लेके आप कई देश के राज्यों में भी गए, फेस्टिवल में गए, और नए लोग भी, यूथ भी आपसे जो है, जिसे जेनजी कहते हैं, हाँ तो जी। उन लोगों का क्या रिएक्शन आता है, किस तरह से वो लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं? उन लोग को तो पहले पता ही नहीं था कि सीरियल किलर्स हैं इंडिया में, है ना। तो हाल ही में अगर साइनाइड जॉली कहते हैं या कुछ अभी, हाँ, तो दे गो बैक टू दिस बुक एंड दे रीड इट। तो अभी हाल ही में मैंने एक किताब लिखा है, स्वाइप राइट टू किल, द जयपुर टिंडर मर्डर केस, जो प्रिया सेठ के बारे में है, जो एक औरत टिंडर में 1000 लोगों को ठग चुकी थी और एक को मार भी दिया था। तो उसके दैट बुक मुझे पता नहीं अमेरिका पहुंचा है। तो मुझे अमेरिका से कॉल आया, वहाँ का एक बहुत ही मशहूर पॉडकास्ट है, ट्रू क्राइम पॉडकास्ट, विकेड वर्ड्स करके। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी किताब पढ़े हैं और हम चाहते हैं कि आपको फीचर कर। अब अमेरिका पहुंच गया है, सोचो, इंडिया वाला केस। तो ट्रू क्राइम जो है सबको बहुत पसंद आता है। सर क्योंकि आप फिक्शन भी करते हो और आपके साथ काम, हम लोग कुछ लिखते हैं या कुछ करते हैं तो एक कैरेक्टर के अंदर जाते हैं, तो इसमें कितनी बार आप सीरियल किलर के अंदर गए और बाहर निकले? बहुत। और कौन सबसे ज़्यादा तकलीफ दिया जिसने? बहुत। और अब ये जिसको वो भाभी जी कहते, सही पकड़े हैं ना, तो सही पकड़े हैं एकदम, कि ये किताब लिखने में बहुत दिक्कत हुआ, इमोशनली, फिजिकली। मैं अपने आप को टाइम कर दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर मैं एक रिसर्च और लिखूंगा, क्योंकि एक पब्लिशिंग का डेडलाइन था कि इसी दिन या इसी महीने में हम पब्लिश करेंगे। तो मेरे पास वो टाइम मैंने वो कर दिया था, और हर हफ्ते मैंने एक स्टोरी लिखा। क्या होता था कि मैं सीरियल किलर के मन के अंदर घुस जाता था, क्योंकि आई हैड टू थिंक कि अच्छा देखिए, कोर्ट पेपर में वो लिखा गया कि अनिरबान, हैदर साहब ने अनिरबान को चाकू मार दिया, ठीक है, ये बोलते हुए कि तुम शैतान हो, ठीक है। अब वो है, उसके पीछे इमोशन जो है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स को जो है, बिल्कुल, वो क्यों कहा। जैसे ऑटो शंकर के कहानी में उनकी एक वाइफ जो है, गर्लफ्रेंड वाइफ कह सकते हैं, वो उनको बिट्रे करती है और वो भाग जाती है ऑटो शंकर के असिस्टेंट के साथ, ठीक है। ऑटो शंकर को लगता है एकदम झटका, वो पूरा वो करके पुलिस के साथ हेल्प करके उसको लोकेट करते हैं और घर ले आते हैं। अब घर लेकर आकर उन्होंने उसको मार देता है ऑटो शंकर। तो ये तो लिखा है कि मार देता है, बट while he is killing, what was he saying? He would have said, you cheated me, how dare you do that? मेरे असिस्टेंट के साथ तुम, आप समझ रहे? तो वो शब्द जो वो करने के लिए, रियलिटी में लाने के लिए, आई हैव टू गेट इन टू देयर हेड्स। और वो बहुत बुरा वक्त था,
क्योंकि 6 महीने तक मैं अपने फैमिली से मैं दूर रहा। मैं एक दूसरे कमरे में रहता था। मेरे बेटे बीवी को पता था कि भैया छोड़ दे इसको। खाना खाता था, फिर रात को चला जाता था रूम में और लिखता था। और बहुत दिक्कत हुई इमोशनली। मुझे याद है स्पेशली निठारी लिखने के बाद मेरा एकदम, मैं ड्रेन्ड आउट हो गया था। और वो अंजना बाई, सीमा गावित और रेणुका शिंदे वाली जो कहानी है, वो लिखने के बाद तो आई वॉज फिजिकली सिक। तो इट वॉजंट ईजी राइटिंग दिस बुक। सर एक चीज़ और, क्योंकि दर्शक मैं ज़रूर कहूँगा कि ये किताब देखें पढ़ें, इसमें सर लैंग्वेज कैसे है? क्योंकि जिस तरह से हमारे ज़्यादा मासेस हैं, तो ये कि एक लिटरेचर की, आप लिटरेचर के शेक्सपियर टाइप की तो लैंग्वेज नहीं, किस भाषा का आपने मेरा जो है, हाँ। मेरा जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। मैं यहाँ पे मार्क्स लेने नहीं आया। बिल्कुल, हाँ वही। मुझे शशि थरूर बनना नहीं है। वो सर जी जो है वो महान है, उनका तो वो जितना नॉलेज है वो हमें 1% भी नहीं है। और आई एम नॉट हियर कि मैं एकदम शो ऑफ करूं कि देखो बेटा मुझे कितना अंग्रेजी आता है, देखो। अबे भाई, अगर रीडर को समझ ही नहीं आएगा तो फायदा क्या, बिल्कुल है ना। तो मेरा अंग्रेजी जो है बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा भी रिव्यू मिला है अमेजॉन में, इंग्लिश इज टू सिंपल, दिस इज नॉट लिटरेचर। मैं बोला, मैं खुश हो गया सुन के। बिल्कुल, आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है। तब तो मेरा जो टारगेट था वही है। और आप देखोगे, अब जब आप पढ़ोगे ये किताब, क्योंकि ये सब सीरियल किलर्स इंडिया के विभिन्न राज्यों, सब हाँ, नहीं, प्रांतों में करेक्ट, प्रांतों से आए हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि उनका लोकल लैंग्वेज में डायलॉग कई बार यूज किया है। जैसे तमिल है तो तमिल किया है, गुजराती है तो गुजराती किया है, बांग्ला है तो बांग्ला किया है। क्योंकि क्या चाहता था मैं कि जो रीडर है वो भी वो डायलॉग पढ़ के सीरियल किलर के मन के अंदर जाए, उनको लगे कि वो खुद वो डायलॉग बोल रहे हैं, और एक जेन्युइननेस भी दे देता है। तो एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है मेरा। और सर करेक्टर को कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने दिए? अगर ऑटो शंकर, तो इसके लिए पढ़ा कि कुछ आपने से फिक्शन भी नहीं, फिक्शन नहीं है। ओके, फिक्शन नहीं है। ट्रू क्राइम लिखने में वही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप फिक्शन ना करें इसको। जरूर आप फिक्शनल नैरेटिव में आप लिख सकते हैं, स्टाइल में, बिल्कुल, कि जैसे आप कहानी कह रहे हैं, लेकिन आप फैक्ट्स के साथ कुछ वो नहीं कर सकते। तो ये सब ट्रूथ है। एक चीज़ सर और भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि हीरो का जन्म होता है, तो आपने इतना लिखा है, तो ये अपराधी पेट से ही पैदा होते हैं या समाज में बनते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, लोग जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतना 12 अगर आपने लिखे, सबके बारे में जाना होगा, वो किया होगा, या कोई एक ऐसा हादसा हो जाता है कि तूने मेरे बाप को मारा, मैं तुझे मार दूंगा, कि मेरा बाप चोर है। हाँ, ये चीज़ों का। और क्योंकि समाज को ये समझना चाहिए कि ना, माँ बाप को, कि भाई हाँ ये बेटा मेरा इस गलत दिशा में जा रहा है, तो ये अपराध को शायद रोकने का घर सबसे पहला जगह होती है। तो ये चीज़ एक दर्शकों को थोड़ा समझा पाए तो। वेस्टर्न जो कंट्रीज में सीरियल किलर्स होते हैं, टेड बंडी होता है उस तरीके का, तो वो कहते हैं कि भैया उनके अंदर था कुछ। वो हमारे देश के सीरियल किलर्स जो हैं वो थोड़ा सा अलग है, समाज बनाते हैं, और एक्सेप्ट फॉर रमन राघव जो हैं, और अमरदीप साडा जो दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है, 7 साल की उम्र में, तो इन दोनों का दे वर बॉर्न, क्योंकि वो सर्किट के भाषा में वो केमिकल लोचा था उनके दिमाग में, और वो साइकोलॉजिकली डैमेज थे। लेकिन और जो सीरियल किलर्स है इस किताब में, या तो वो हो गए ग्रीड के चक्कर में, पैसे चाहिए था। जैसे
क्या उसका नाम क्या है, साइनाइड, मोहन सैन। नहीं, जो औरत थी, साइन, हाँ हाँ, तो जो जैसे आप एग्जांपल लीजिए साइनाइड मलिका की, है ना। साइनाइड मलिका बिकेम अ सीरियल किलर ग्रीड के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। वो औरतों को मारते थे, उनके जेवरात जो है वो बेच देते थे वगैरह वगैरह। अंजना बाई सीमा गावित वो पिक पॉकेट थे और उधर से बढ़ गए। सो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक उनका लीगल टर्म है, टर्म्स ऑफ इंसैनिटी, कि आप इनसेन थे तो आपको जजमेंट नहीं दिया जाएगा या आपको रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। यहाँ पे वो है नहीं। दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। उनको बहुत ही पता था कि वो क्या कर रहे हैं। साइनाइड जो टीचर थे, मोहन, साइनाइड मोहन जो थे, उनको पता था उनको वुमनाइजिंग करना था और खुद की और पूरा बाकायदा डबल लाइफ लीड कर रहा था वो। बिल्कुल, घर में अलग उधर हाँ, बच्ची तो दे न्यू व्हाट यू नो दे वर डूइंग। तो वो पैदा शायद नहीं होता है उतना, बट एक वायलेंट स्ट्रीक जो है वो कहीं कहीं दिखाई देता है और घर में तब भी उनको चेक करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे प्रिया सेठ की कहानी है, जयपुर टेंडर मर्डर केस। उनको तो उनके पेरेंट्स इतना बढ़ा दिया कि अरे यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, वो हो गया। फिर वो फलना जो छोटा सा एक गांव था, वहां से जब जयपुर आया तो वो चकाचौंध शहर देख के एकदम वो, उनको भी चाहिए था, रिचेस चाहिए था, पैसे चाहिए थे, क्योंकि अचानक वो एक छोटी तालाब में बड़ी मछली से लेकर वो बड़े तालाब में छोटी मछली बन गई जयपुर में आके। उनको पता चला कि अरे मेरे कॉलेज के जो दोस्त हैं वो इंपोर्टेड गाड़ी में घूमते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये है वो है, क्लोथ्स अच्छे पहनते हैं, मुझे भी चाहिए। तो वो ग्रीड था। बिल्कुल। तो एम्बिशन और ग्रीड जो है वो बहुत वो डेंजरस है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। सर, ये सब्जेक्ट ज़्यादातर लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए ज़रूरी है। तो एक बड़ा मीडियम है जो आजकल वेब सीरीज आ रही है, तो वहाँ पर आप अप्रोच हुआ है, कुछ हुआ, इस पर काम चल रहा है कुछ? अप्रोच किया था पहले। अभी क्या होता है ना, एक ऑथर के लाइफ में जब वो ट्रू क्राइम लिखता है, एक तो है कि जो प्रोड्यूसर्स है ज़्यादातर वो बहुत चालाकी से कह देते हैं कि दिस स्टोरी इज इन पब्लिक डोमेन, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे नहीं देने होते हैं, ये इंडस्ट्री। तो मेरा ही स्टोरी लेके रिसर्च यही से होगा, बिल्कुल, लेकिन वो कुछ बना देंगे फिक्शन करके, ये करके वो करके, और अगर मैं उनको केस भी करूं तो बोलेगा ये स्टोरी इज इन पब्लिक डोमेन। आप समझ गए? तो वो दिक्कत है। दूसरी बात ये है, ट्रू क्राइम जो है हमारे देश में दर्जा नहीं दिया जाता है उनका। देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर ट्रू क्राइम। अगर आप देखिए कोई भी लिटरेचर फेस्टिवल में या कोई भी लिटरेचर अवार्ड में, बुक अवार्ड में, अगर नॉन फिक्शन कैटेगरी में कौन किताब, किस तरीके का किताब जीतता है, मैं बताता हूँ। गरीबी के ऊपर, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, दलित्स ऑफ इंडिया, या कुछ पॉलिटिकल किताब, सोशियो इकोनॉमिक किताब, वो जीतेगा प्राइज। जो कोई पढ़ता नहीं है ना, वो इंटेलेक्चुअल, एक वो गेट कीपर्स है हर बुक अवार्ड में। आप देखिए कोई भी बुक अवार्ड ले लीजिए, नॉन फिक्शन कैटेगरी में देखिए क्या जीतता है। कोई पढ़ता ही नहीं है वो सब किताब, ठीक है, या पढ़ते हैं तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल वाले पढ़ते हैं। ट्रू क्राइम इज पार्ट ऑफ नॉन फिक्शन, और बाकायदा वो ज्यादा लोग पढ़ते हैं। अगर मैं कहूं हुसैन जैदी, एस हुसैन जैदी, आप बोल दोगे हाँ ब्लैक फ्राइडे है, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई है, डोंगरी टू दुबई है, बिल्कुल करेक्ट, वो तो नॉन फिक्शन है। ट्रू क्राइम है, और ट्रू क्राइम लिखना आसान नहीं है। जितना रिसर्च करना पड़ता है, जितना रिसर्च आप पॉवर्टी ऑफ इंडिया में लिखने के लिए करते हैं, उतना ही हम भी करते हैं।
लोग सोचते हैं कि अरे ये तो वो मसाले वाला कहानी है, ये तो एंटरटेनिंग है, तो एंटरटेनमेंट क्या नॉट वर्दी ऑफ अवार्ड, क्योंकि गेटकीपर है वैसे। सर अभी डिजिटल क्राइम का काफ़ी चल रहा है, तो उस पर भी कुछ काम आप कर रहे हैं क्या? तो स्वाइप राइट टू किल इनफैक्ट वो जो है आपके जी पीछे, ये हाँ जी, तो स्वाइप राइट टू किल जो है वो एक औरत है प्रिया सेठ, जो टिंडर में 1000 लोगों को ठग चुकी थी। तो दिस इज न्यू एज क्राइम, ओके। कि ये अभी क्योंकि जैसे वक्त जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, एडवांस होती है, तो क्रिमिनल भी अपने आप को अपडेट कर रहा है। क्रिमिनल 2.0 बन गए अभी। तो डिजिटल क्राइम, डिजिटल स्कैम जैसे जमतारा वगैरह वो तो हो ही रहा है, तो वो है। तो सर अब तक कितनी किताबें आप लिख चुके हैं? फुल टाइम अब राइटर हो गए या अब अपना छोड़ अगर हम फुल टाइम राइटर होते भैया, तो घर कैसे चलता हमारा? ये एक सबसे बड़ा सवाल। लेकिन फिर भी आप काफी लिख रहे हैं। हाँ, लिख तो रहे। एक तो है कि लेखक के लिए रॉयल्टी कम है इंडिया में, बहुत ही कम, और वो एक तो ज़्यादा आता नहीं है। दूसरी वो रीडिंग ट्रेंड अब चेंज हो गया है। लोग आजकल ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुनते हैं और देखते हैं। मेरा सिर्फ वो है कि जो ट्रू क्राइम पॉडकास्ट जो होस्ट करते हैं, ये वाला नहीं, बट जेनरिक जो किताब पढ़ के करते हैं, दे मेक इट साउंड कि खुद रिसर्च उन्होंने किया है। आप समझ रहे हैं? और फॉलोअर्स भी हैं जेनजी वाले, काफी शैलो है, उनको हाइप करते हैं। क्या सो इंटरेस्टिंग यू हैव सेड, इट इज लवली। किताब पढ़ो ना। बिल्कुल। एक लेखक ने 2 साल लगा के मेहनत करके लिखा है किताब। तुम उनको वीडियो को तुम लाइक करते हो, 5 लाख 6 लाख व्यूज होते हैं, और वो ये भी नहीं बोलते हैं, कभी कभी क्रेडिट भी नहीं देते लेखक को। बिल्कुल। तो वो अभी जमाना हो गया। सो दैट इज द सैड ट्रूथ। तो वो एक है। और फुल टाइम तो हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि घर चलाना है। तो अभी लिखते हैं वही रात को 11 से 4, क्योंकि डे जॉब भी करना होता है। अभी तक तो 7 किताबें लिख चुका हूँ, और एक मलयालम में सर आपकी फैमिली में भी कोई राइटर था कि आप पहले ही? ये बहुत इमोशनल वाले एकदम सवाल पूछ लिया आपने। मेरा ग्रैंड मदर जो थी, दादी, उनका शादी उस ज़माने में बहुत जल्दी हुआ करता था। तो आई थिंक शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 14। तो उनका स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो स्कूलिंग जब कंप्लीट नहीं हुआ तो उन्होंने तय कर लिया कि खुद ही पढ़ेंगे। सो शी स्टार्टेड स्टडिंग ऑन हर ओन, बांग्ला और सब कुछ। तो उन्होंने अपने डायरी में कहानी लिखा करती थी, और उनका एक डर था कि मेरे जैसे मेरे बच्चे और जो पोते पोतियां हैं वो अनपढ़ ना रह जाएं। तो एक डर थी। तो बचपन से ही हमें किताबें दिया जाता था, पढ़ो, या कहानी सुनाई जाती थी। मुझे अभी भी याद है, मैं जब उनके बीच सोता था बचपन में, तो हर रात एक नई कहानी सुनाती थी। और तो उसी से शायद हम सबका, फैमिली में सबका एक स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग के प्रति एक प्यार आ गया। और दर्जा तो उनका एकदम दादी का ही है। सर हम तो जानते, लेकिन अगर दर्शकों को कुछ अपना बैकग्राउंड बताएं, कहाँ से आप आए, कहाँ से शुरुआत की आपने? शुरुआत माँ के कोख से है ना। तो कलकत्ता का हूँ मैं, लेकिन पला बड़ा हूँ बोर्डिंग स्कूल में, कालिम्पोंग में। दार्जिलिंग के करीब है वो। और उधर मैं बोर्डिंग स्कूल में था 10 साल। तो वो गोरखालैंड आंदोलन के टाइम था वो। तो मरते मरते बचे हम और हमारे दोस्त। काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, तब एक्सपीरियंस हुआ। तो उसके बारे में भी मैंने लिखा, हिल्स आर बर्निंग। उसके बाद कॉलेज सेंट जेवियर्स कलकत्ता में अंग्रेज़ी में बीए किया मैंने। फिर आ गए दिल्ली शहर, और
एमए किया, एमए कोर्स एमसीआरसी जो जामिया का बहुत ही प्रसिद्ध कोर्स है मास कम्युनिकेशन का, तो उसमें एडमिशन मिल गया, तो एमए किया, मास्टर किया उसमें, और फिर चले गए मुंबई रोज़ी रोटी के लिए। और बस बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किए, स्टार टीवी के साथ था 8 साल, चैनल वी हुआ करता था एक ज़माने में, फिर जो सावधान आज के इंडिया। जेंजी हैं तो उस टाइम के जेंजी चैनल भी देखते थे। करेक्ट, जब वो म्यूज़िक चैनल हुआ करता था। और फिर सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये सब तो। सर आपने ड्यूटी की बात की और एक अच्छी ड्यूटी है, कुंजुम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। करेक्ट। और मैं अजय सर जो है यहाँ का ओनर कुंजुम का, मैं हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज का जो ये इंटरव्यू उन्होंने एकदम अलाउ कर लिया। हम सिर्फ एक फ़ोन लगाए, बोले कैन वी शूट एट कुंजुम, और उन्हें बोले एब्सोल्युटली। तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू कम टू इन दिल्ली। जब भी मैं आता हूँ कुंजुम ज़रूर आता हूँ, क्योंकि बुक स्टोर्स जो हैं कम होते जा रहा है इंडिया में, और देश एक्चुअली इंटरनेशनली। तो मेरा जो भी मैं लिटरेचर फेस्टिवल में जाता हूँ, मेरा 2 राय होता है ऑडियंस के लिए। एक है सपोर्ट लोकल बुक स्टोर्स, ठीक है, लोकल बुक स्टोर्स आप सपोर्ट करें। हाँ, ये भी समझ में आता है कि आप ऑनलाइन खरीदते हो क्योंकि आपको डिस्काउंट्स मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, समझ में आता है, क्योंकि पैसे भी टाइट है आजकल, है ना, 18 टका सब लेके जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप 10 किताबें खरीद रहे हैं हर महीने ऑनलाइन, आप 6 बुक स्टोर से खरीद लीजिए और 4 ऑनलाइन खरीद लीजिए, है ना। तो ये मेरा ऑलवेज एडवाइस होता है, क्योंकि बुक स्टोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कल्चर, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब जीवित रहता है। बिल्कुल। और आप पिकअप करो, और ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको। सर एक चलते चलते बस एक सवाल, क्योंकि कई नई ऑडियंस भी होगी, छोटे शहर के भी होगी। एक लेखक का एक लिखना, उसके बाद पब्लिशर तक जाना, तो किस तरह से अप्रोच करें, क्या उसके अंदर कुछ एक अगर कुछ एक बता दें तो बेहतर। तो मैं भी कई महीनों तक भटके होंगे किया, तो उसके बाद लिटरेरी एजेंट मिलते, तो बहुत सारे लिटरेरी एजेंट्स हैं। उनका काम ही है आपका किताब और मैन्यूस्क्रिप्ट ले जाना पब्लिशर तक, और बुक पब्लिशिंग डील करना। तो वो कमीशन लेते हैं, 20% लेते हैं, 10%, जो भी लिटरेरी एजेंट है, तो वो मदद करता है। तो अकेला, क्योंकि देखिए पब्लिशर के पास हर दिन एटलीस्ट 100 से 150 मैन्यूस्क्रिप्ट ईमेल में आ रहा है, टाइम कहाँ है पढ़ना, कौन सा डिजिटल पनीर है और कौन सा एनालॉग पनीर है, वो कैसे समझेंगे। तो वो लिटरेरी एजेंट जो हैं वो एक प्रिपेयर करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट को ठीक तरीके से, और वो ले जाता है, और वही सबसे आसान तरीका है होने में, और दैट इज़ द रूट। सर सुई धागा के बाद आपको देखा नहीं बड़ी स्क्रीन पे, किसमें? सुई धागा के बाद मैं आया विजय 69 में आया। अच्छा, नहीं सब मिस कर गए होंगे। बड़ा मिस करते हैं बड़ा। तो अभी कोई और है आने वाली किसी फिल्म में? विजय 69 आया, और फिर अभी एक फिल्म आएगा नेटफ्लिक्स में कॉल्ड गांधारी। तो उसमें भी छोटा सा एक रोल है गांधारी में, तापसी पन्नू के साथ, और वो करता हूँ। वो जब बुलावा आता है मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा एक वसूल है ज़िंदगी में ना मत कहना। नहीं हमने भी एकदम से आप आगे, मतलब कि आपने हमें दिए तो मतलब खुद नहीं, वो तो तुम हो, इसीलिए हमारे जान रह चुके हैं तुम बेटा। तो लाइफ में एक वो है कि एक्सपीरियंस को आप कभी ना मत कहना, कमिट कर दो, उसके बाद सीख जाओगे। तो कभी भी आता है ये करोगे, हाँ फिर देख। तो सर इसकी लिखते हैं आप, किताब लिखते हैं, आपको मैंने स्क्रीन प्ले भी आप लिखते हैं, और स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, वो कैसे स्क्रिप्ट कैसे तैयार करते हैं? वो हाल ही में वो बहुत एक्चुअली बंद ही हो चुका है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए आपको रोज़ परफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि चुटकुले तो आप खुद लिखते हो, अच्छा जब लिखते हो तब खुद को बहुत हंसी आती है
है ना, शुद्ध माशाल्लाह क्या लिखा मैंने, हाँ 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 हाँ, ठीक है। उसके बाद आप परफॉर्म करते हो लाइव, पता चलता है किसी को समझ में नहीं आया, है ना, एकदम कब्रिस्तान जैसा, एकदम 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 सुनसान, एकदम साइलेंस हो गया। तो मैं सोचते अरे भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो स्टैंड अप कॉमेडी में वो है कि आप एक जोक को आप इतने बड़े से कैसे आप वो दम दे पकाते 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 आप एकदम डिश बनाओ, और उसके लिए आपको परफॉर्मेंस करना ज़रूरी है हर दिन, और वो वक्त मिलता नहीं है, तो वो बंद है अभी। चलिए सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, चलते चलते हमारे ऑडियंस को भी कुछ कह दीजिए। तो ये शो जो है बहुत ही उम्दा शो है, और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हैदर साहब ये पॉडकास्ट बनाते हैं, और शिद्दत से बनाते हैं। आज मेरा हिंदी काफ़ी माशाल्लाह, उर्दू है शिद्दत, ऐसा ये उर्दू था, देखो बेटा बंगाली उर्दू भी बोलते हैं, काफ़ी शिद्दत से बनाते हैं, और आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, जब क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा। जी हाँ, सबके सपोर्ट के साथ ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है, और तो इसी तरह की शख्सियत हम बराबर दा स्वतंत्र पर आपके लिए लाते रहेंगे, जो आपको समझा सकें हकीकत क्या है, क्योंकि बहुत कुछ हवा में है, उस हवा में साफ हवा आपके लिए ज़रूरी है, और ऐसे ही शख्सियत आपके लिए ज़रूरी हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और ख़बर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।